So hello and welcome to Bansal Academy. This is Risha, physics tutor at Bansal Academy. तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ के बारे में। ठीक है, गॉस लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है, क्या उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, कहाँ वो अप्लाई नहीं किया जा सकता है। वैसे तो ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जहाँ पे आप गॉस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई हम हर जगह कर सकते हैं, वेदर अ सिमेट्रिकल बॉडी और अ अनसिमेट्रिकल बॉडी। बस फर्क क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल के केस में ना थोड़ा एप्लीकेशन मुश्किल हो जाता है, तो हम अवॉइड करते हैं उन केसेस में उसे लगाना। तो अब देखते हैं गॉस लॉ क्या है, क्या उसकी बेसिक कंडीशन है, कहाँ वो फॉलो होगा। ठीक है, तो बिफोर गोइंग ऑन टू गॉस लॉ हमें पता होनी चाहिए एक टर्म विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले तो इट इज डिनोटेड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किससे? फाई ई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट किया जाता है? फाई ई से डिनोट किया जाता है। फ्लक्स का मतलब होता है एक सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, वो सरफेस का क्या होता है? फ्लक्स होता है। अब जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम चार्जेस की बात करने वाले हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द टोटल फील्ड लाइंस जो एक सरफेस से परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं वो क्या होती है? उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये एक सरफेस बना हुआ है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो पाई ई का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय ई डॉट डी एस। ओके, व्हाट इज ई? ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस क्या है? उसका सरफेस। तो जब हम इसको, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो जब हम इसे एक्सपैंड करते हैं तो आता है ई डी एस कॉस थीटा। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। ठीक है, अब गॉस ने क्या कहा? क्यों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट था, क्यों इसकी डेफिनेशन पढ़नी इंपॉर्टेंट थी? एक्चुअली जो गॉस थ्योरम थी, ठीक है, जो हमारी गॉस थ्योरम थी, जो हमारा गॉस लॉ था उसने क्या बोला? देखो, गॉस लॉ ने ये बोला कि एक सरफेस में से, कोई भी सरफेस है, ठीक है, कोई भी सरफेस है, उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा वो किसके इक्वल होता है? 1/epsilon times the total charge which is enclosed inside the surface। ठीक है, सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है वो उसके इक्वल होता है। मतलब इसने एक फॉर्मूला बता दिया, एक इजी मेथड बता दिया फ्लक्स निकालने का, कि अगर हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, उसमें से 3D सरफेस, पहली बार जो सरफेस होना चाहिए वो 3D होना चाहिए, दूसरी बार जो सरफेस होना चाहिए वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी अगर एक क्लोज्ड 3D सरफेस है, उसमें से कितनी फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, गॉस ने बताया that is equals to 1/epsilon times the charge which is enclosed inside the surface। तो इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है? जो सरफेस है वो 3D होना चाहिए, सरफेस है क्लोज्ड होना चाहिए, और जो चार्ज है दैट शुड बी प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। तो ये हमारा गॉस लॉ है, सिंपल। ठीक है, कि आप ये भी कह सकते हो इन शॉर्ट कि जो नेट फ्लक्स है जो एक क्लोज सरफेस से बाहर आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? चार्ज दैट इज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस। जो सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो, जो गॉस लॉ है इसको आप वैसे तो देखो, जो गॉस लॉ है इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन दी साइज या शेप जो होता है सरफेस का, उसके इंडिपेंडेंट होता है हमारा गॉस लॉ। मतलब क्या है कि अगर सपोज करो हमारे पास एक स्फीयर है, उसके अंदर चार्ज क्यू रखा गया है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन। सिंपल। मान लो इसी चार्ज को एक क्यूब के अंदर रख दिया गया है, ओके, इसी चार्ज को एक क्यूब के अंदर रख दिया गया है, तो अगर हम सोचे अब इसका तो शेप चेंज हो गया, तो कितना फ्लक्स बाहर आएगा? सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी शेप, साइज, कुछ भी हो उसके क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। अगेन कितना फ्लक्स बाहर आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन।
अगर आप एक कौन ले लेते हैं, कौन में चार्ज रख देते क्यू, तो कितना फ्लक्स बाहर आएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ से एक चीज डिड्यूस कर ली, पता लगा ली कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी शेप ऑफ दी ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की शेप क्या है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंडीशन क्या है, जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो हमारा सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड, और वो कैसा होना चाहिए, 3D होना चाहिए, सिंपल। अब इसी क्लोज्ड 3D सरफेस को एक नाम दे दिया गया गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्योंकि गॉस लॉ से आया तो उसे गॉसियन सरफेस। एक्चुअली गॉसियन सरफेस क्या होता है, ये एक सिमेट्रिकल सरफेस होता है किसी भी चार्ज के अबाउट, किसी भी चार्ज के अबाउट एक सिमेट्रिकल सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, जिसके हर पॉइंट पर, मतलब अगर यहाँ वैल्यू जो है 5 वोल्ट पर मीटर है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। तो ये एक सिमेट्रिक सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है, वो हमारा कौन सा सिमेट्रिक सरफेस होता है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस अगर आपसे कोई पूछे कि गॉसियन सरफेस क्या है, तो गॉसियन सरफेस भाई कुछ नहीं है, एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, एक क्लोज्ड सरफेस है, 3D सरफेस है। दूसरी बात, ये एक ऐसा सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है, वो जो हमारा सरफेस होता है वो कौन सा सरफेस होता है, गॉसियन सरफेस होता है, ठीक है। अब देखो, वैसे तो गॉस लॉ जो है हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर सरफेस के लिए आप अलग से प्रूव कर सकते हो, बट अगर हम एक देखना चाहें प्रूफ कि कैसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं, तो देखो कंसिडर करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग, एक सपोज करो चार्ज Q एक स्फीयर के अंदर रख दिया गया है, प्लस Q चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर निकाल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से बाहर निकल रही है, मान लो ये वाली कंसिडर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक सरफेस है, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहाँ भी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ भी E है, कोई भी कंसिडर कर लेते हैं। और जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर, ठीक है, वो हमेशा 3D सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो बाहर की तरफ और परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा DS, ठीक है। वैसे अगर एक्चुअल में देखा जाए ना, गॉस लॉ का कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये तो आप हर सरफेस के अकॉर्डिंग अलग से निकालोगे और रिजल्ट आपका फाइनली क्या आने वाला है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वन ऑफ द केस हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं, वो हम स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं कि एक स्फीयर है, उसके अंदर एक चार्ज क्यू रखा गया है, उसमें से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, ये प्रूव करेंगे। गॉस लॉ क्या कहता है, अगर गॉस लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाना चाहिए डायरेक्टली। देख लेते हैं अब आता है या नहीं आता है, क्यों, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला इज नॉट फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला है फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। अब अगर मान लो आपको कंप्लीट फाई निकालना है, ये डी फाई है, कंप्लीट फाई निकालना है तो आप इंटीग्रेट करोगे, और क्योंकि सरफेस क्लोज्ड है तो आप यहाँ पे ऐसे रिंग सी भी बनाओगे, मतलब ये जो रिंग आपने, ये जो सर्कल बनाया है दैट इंडिकेट्स जो आपका सरफेस है वो क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है ना, मैंने आपको अभी बताया है ना। तो फाई जो आएगा, अब E तो कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, देखो अगर E कांस्टेंट ना होता, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर E कांस्टेंट ना होता तो आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाओगे, और दो वेरिएबल्स के साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर E वेरिएबल होगा तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्या हम डबल इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते, क्या हम ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, बट इट बिकम्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो टू अवॉइड दैट हम सरफेस को सिमेट्रिकल लेते हैं, तो E बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ds, ठीक है जी। अब फाई का फॉर्मूला, E का फॉर्मूला फॉर अ स्फीयर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r स्क्वायर, मान लो अगर r इसका रेडियस है, ठीक है, एरिया क्या होगा इसका 4 पाई r स्क्वायर, कंप्लीट एरिया, r square will cancel r square, 4 pi will cancel 4 pi, and pi will become equals to q by epsilon naught। और ये तो गॉस लॉ ने बताया, यही बताया ना गॉस लॉ ने, गॉस लॉ ने डायरेक्टली बता दिया फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यों हम इस कैलकुलेशन पे जाएं जब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं,
है ना। तो सिंपल सी बात है कि हमें इस कैलकुलेशन पे नहीं जाना है, हम सीधा लिखेंगे कि अगर मेरे पास एक क्लोज 3D सरफेस है तो उसमें से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत और भी सरफेसेस के लिए प्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है। चलो ये बात तो समझ आ गई कि अगर यहाँ पे एक स्फीयर की जगह एक क्यूब होता और क्यू ही चार्ज होता तो कितना फ्लक्स बाहर आता, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अब सपोज करो, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने चार्ज क्यू ही रखा, मैंने चार्ज को क्यू ही रखा, लेकिन इस सरफेस का रेडियस डबल कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई डिड, मैंने इस सरफेस का जो रेडियस है वो क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। किसी भी वे से मैंने इस सरफेस का रेडियस क्या कर दिया, डबल कर दिया। मतलब मान लो पहले ये आर रेडियस का था, चार्ज क्यू था अंदर, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो चार्ज है वो तो क्यू ही रखा, लेकिन रेडियस कितना कर दिया, 2r कर दिया। अब देखें बेसिक चीज को ध्यान से देखो, फाई इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ये लिखा था, ई बाहर निकाल लिया था हमने, अंदर बचा था हमारा ds। अब अगर मैं यहाँ लगाऊं ई का फॉर्मूला अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r का स्क्वायर। अब यहाँ r तो आएगा नहीं, ट्वाइस ऑफ r आएगा, इतनी बात तो क्लियर है क्योंकि रेडियस 2r हो चुका है। और एरिया क्या आ जाएगा, 4 पाई 2r का होल स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट अगेन ये 2r स्क्वायर से 2r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से q बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई फिर से किसके इक्वल आया, q बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर एक और बड़ी स्टेटमेंट यहाँ से हम निकाल पाए, या बॉस ने जो बताई वो ये बताई कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ योर गॉसियन सरफेस, या जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने चार्ज रखा है उसके साइज पे कोई मतलब जो हमारा फ्लक्स कमिंग आउट है वो डिपेंड नहीं करता है। आप इतना बड़ा स्फीयर लो, आप इतना सा स्फीयर ले लो, फ्लक्स जो बाहर आएगा वो कितना आएगा, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। तो सिंपल है, तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई ना, क्या क्लियर हुई, इंडिपेंडेंट है, किसके इंडिपेंडेंट है, साइज ऑफ सरफेस के, है ना। ये बात तो क्लियर हो गई ना हमें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी साइज ऑफ सरफेस। और वो शेप के तो इंडिपेंडेंट था ही, तो एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ सरफेस। बस ध्यान क्या रखना है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हमें ध्यान क्या रखना है कि जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, 3D होना चाहिए पहली बात, और जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए दूसरी बात। बस ये दो कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है, और जो हमारा गॉस लॉ है हम बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है व्हेन वी आर स्टडीइंग द गॉस लॉ। सो वी कैन मेक अ हेडिंग कि पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन वी आर स्टडीइंग गॉस लॉ, ठीक है। तो लिखते हैं की पॉइंट्स, वी कैन मेक अ हेडिंग की पॉइंट्स, राइट। की पॉइंट्स क्या है, सबसे पहली बात, अगर मान लो मेरे पास कोई एक इरेगुलर शेप बॉडी भी है, वैसे तो मैंने आपको कहा कि हम कोशिश करते हैं कि हम इसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट पे लगाएं, क्योंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना आसान हो जाता है, ई कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाता है, तो इजी हो जाती हैं चीजें, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास कोई सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल इक्वल जो आपने लेना है वो सरफेस लिया, बस बात ये है कि सपोज करो चार्ज क्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमें बताना है इस सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। अब अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करें, गॉस लॉ को क्या कहते हैं, फाई इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज विच इज इनक्लोज्ड। अब अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं इस क्लोज सरफेस के, तो जीरो हो गया, तो फ्लक्स कितना हो गया, यहाँ से फ्लक्स आ गया भाई 0, ठीक है। लेकिन अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, और अगर नहीं आया है तो आना चाहिए ये चीज, क्या कि क्या ये चार्ज फील्ड लाइंस नहीं निकालेगा, फिर क्या इसमें से फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी, करेंगी, फिर कैसे फ्लक्स 0 हो गया। फ्लक्स देखो कैसे 0 हुआ है, यहाँ पे आपको ये तो पता है ना, फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब जरा यहाँ पे देखो,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, सरफेस एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, क्योंकि सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, तो आउटवर्ड तो इस साइड आएगा। इन दोनों में एंगल कितने का हो गया? 180 का हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और इसका एरिया वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो यहाँ एंगल कितने का हो गया? 0 डिग्री का हो गया। तो मतलब अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें इन दो पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा E डॉट ds या EDS, और यहाँ cos 180 है, cos 180 -1 होता है, तो यहाँ जाएगा माइनस EDS। तो यहाँ से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यही चीज गॉस ने डायरेक्टली बता दी कि चार्ज बाहर है तो सीधा फ्लक्स को क्या कर दो? 0 कर दो। तो कितना इजी बना दिया ना। अगर मान लो गॉस लॉ ना आता तो हम तो ये पूरी सारी डेरिवेशन करते, सोचते क्या करना है, कैसे करना है। तो गॉस लॉ ने चीजों को क्या बना दिया? आसान बना दिया, ठीक है। तो अगेन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि चार्ज शुड बी, तो फर्स्ट की पॉइंट ये है कि चार्ज अगर आउटसाइड है तो फ्लक्स 0 होगा। चार्ज शुड बी प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस ओनली, चार्ज सरफेस के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया? चार्ज शुड बी प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर होना चाहिए, पहली बात, ठीक है ना। अब दूसरी बात कंसिडर करते हैं। दूसरी बात क्या है? लेट्स सी। हाँ जी, अगर सपोज करो हमारे पास एक सरफेस है और यहाँ पे Q1 चार्ज प्रेजेंट है, Q2 चार्ज प्रेजेंट है, और जो Q3 चार्ज है दैट इज प्लेस्ड आउटसाइड द सरफेस सपोज। अब अगर मैं गॉस लॉ डायरेक्टली लगाऊं तो गॉस लॉ तो क्या कहेगा कि फाई इज इक्वल टू चार्ज विच इज इनक्लोज्ड, क्योंकि अगर आप Q3 की वजह से देखोगे, मैंने आपको बता दिया जो बाहर वाला है वो 0 ही होने वाला है, तो डायरेक्टली इनक्लोज्ड का क्या है? Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन। लेकिन अगर आप डायरेक्टली गॉस लॉ नहीं लगाओगे और अगर आप बिल्कुल बेसिक से निकालना चाहोगे ना, तो ये चीज ध्यान में रखना, जो भी बच्चा बेसिक से निकालने जाएगा तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? पाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds, है ना। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है वो Q1 और Q2 की वजह से ही नहीं लेनी, सिर्फ आपको उसमें Q3 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में जो कैंसल आउट होगा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल द चार्जेस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे चार्जेस की वजह से है, लेकिन जो फ्लक्स है वो सिर्फ क्लोज्ड वाले की वजह से देखा जाता है, ठीक है। तो हमने दो चीजें सीख ली। फर्स्ट कि चार्ज शुड बी प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। सेकेंड, अगर आप बेसिक फॉर्मूला से निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ली जाएगी, चाहे अंदर वाले चार्जेस हो चाहे बाहर वाले चार्जेस हो, सबको इंक्लूड करना पड़ता है हमें, ठीक है। आई होप यहां तक हम सबको समझ आ गया है ना। तो नेक्स्ट जो है हमारा ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये चीज ध्यान रखना। क्या चीज ध्यान रखनी है? वैसे मैं ये बहुत बार बोल चुकी हूं कि गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल सिचुएशन जहां गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा। हर जगह वैलिड होगा, ठीक है, बट इट इज नॉट ऑलवेज यूजफुल, ठीक है। यूजफुल होगा ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर आपको ये बात पता है ना, अगर ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिक हो गया तो लगाना बहुत मुश्किल है, डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए गॉस लॉ जो होता है हमारा, ये चीज हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी कि वो एप्लीकेबल नहीं है, बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। यूजफुल हो ये नहीं कह सकते, ठीक है। यूजफुल होगा ये नहीं कह सकते, ठीक है।
ओके अच्छा, ये बात तो हमें क्लियर है कि हम लोगों को गॉसियन सरफेस कैसा चूज करना है। हम लोगों को गॉसियन सरफेस ऐसा चूज करना है कि उसके हर पॉइंट पे जो वैल्यू आए इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सेम आए, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि अगर आप उसे सेम नहीं लोगे तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसे आप कंसिडर नहीं कर सकते, मतलब इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाओगे, चीजें मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सिमेट्रिक। ओके, और जो सरफेस होना चाहिए वो 3D होना चाहिए प्लस क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज करो मान लो हमारा चार्ज यहाँ है और आपका गॉसियन सरफेस इसी में से पास कर रहा है। ठीक है, अगर हमारा चार्ज यहाँ है और आपको गॉसियन सरफेस इसी में से पास कर रहा है तो भी गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है। गॉसियन सरफेस शुड नेवर पास थ्रू द चार्ज। ठीक है, जिस चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो ना, गॉसियन सरफेस कभी भी उसमें से पास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप गॉस लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, वॉट एवर द सिचुएशन इज, यहाँ हम गॉस लॉ नहीं लगा सकते। और दूसरी बात ये चीज देखना कि जैसे अगर मान लो हमारे पास एक सपोज करो स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, और आपको ये कह दिया गया कि यहाँ कुछ हाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस प्लेट में से इस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है ये निकालना है। ठीक है, अब किसी के दिमाग में तो ये आएगा कि मैम ने तो बोला था कि 3D ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अब ये तो 2D ऑब्जेक्ट है तो यहाँ गॉस लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। हम इसे 3D बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? हम कंसिडर कर सकते हैं ये जो एक प्लेट है ये किसी एक क्यूब का पार्ट है, कर सकते हैं कंसिडर। ठीक है, तो हम क्यूब में से निकालेंगे, फिर देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं अभी आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगी तो उसमें से बताऊंगी। तो ऐसे ही नहीं सीधा देख के कह देना ये तो 2D ऑब्जेक्ट है या गॉस लॉ अप्लाई नहीं होगा, हम उसे 3D बनाएंगे। ठीक है, और अगर कोई सरफेस क्लोज नहीं है तो उसको क्लोज्ड बनाएंगे, फिर निकालने की कोशिश करेंगे उसमें से। क्लियर है ये बात? ओके, नेक्स्ट थिंग, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ जी, तो अब हमारे क्वेश्चंस जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक बार हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लें जो जो हमने पढ़ा है। हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जो हमारा गॉस लॉ है वो 3D ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल होता है, 3D ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल है, क्लोज्ड सरफेसेस पर एप्लीकेबल है, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो तो उसी पे ही लगाए तो बेटर है ना, और चार्ज शुड बी प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, सबसे बड़ी बात इनसाइड होना चाहिए चार्ज, है ना, आउटसाइड नहीं होना चाहिए चार्ज। ओके, और गॉस लॉ जो है जब हम अप्लाई करते हैं तो जो फ्लक्स आता है उससे वो इंडिपेंडेंट होता है किसके? शेप के भी और किसके? साइज के भी, है ना। तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं इसके बारे में, इसी को हम अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है भाई, तो लेट अस कम टू द क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से हमें चीजें और क्लियर हो जाती है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, लेट अस रीड आउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इफ there are 3 concentric spheres of radius r, 2r and 3r. 3 concentric spheres ऐसे, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस क्या है? 2r है, तीसरे का रेडियस क्या है? 3r। ठीक है, ये 2r हो गया और ये हमारा हो गया 3r। ठीक है भाई, what will be the ratio of electric flux coming out of the surface in surface, और यहाँ पे एक चार्ज क्यों रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है उनकी रेशो क्या होगी। अभी मैंने आपको बहुत बार बोली है ये बात कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे। तो फर्स्ट सरफेस में से जो फ्लक्स बाहर आएगा दैट विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। जो सेकेंड में से बाहर आएगा वो कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। जो थर्ड में से बाहर आएगा वो कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो तीनों की रेशियो क्या आएगी? 1:1:1। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना साइज के। ठीक है, अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है। सपोज इसने ये कह दिया कि बस 3 स्फीयर्स है, रेडियस r है, 2r है, 3r है। ठीक है, कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है वो निकालो। चार्ज तो है ही नहीं,
अगर वो बोल दे चार्ज तो है ही नहीं, तो कितना रेशो है फ्लक्स का, तो फ्लक्स कितना होगा, 0। फ्लक्स है ही नहीं ना, क्योंकि चार्ज होगा तभी तो फ्लक्स होगा। ठीक है ये बात, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन flux coming out of a cube, sphere and cylinder when charge q is kept inside it? एक sphere है, एक क्यूब है और एक सिलेंडर है। ठीक है, तीनों में चार्ज क्यू रखा गया है, तो कितना फ्लक्स बाहर आएगा ये बताना है। अभी मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि जैसे वो साइज के इंडिपेंडेंट होता है, वो शेप के भी इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर चार्ज सेम है तो फ्लक्स भी जो आएगा वो क्या आएगा, क्या आएगा, वो फ्लक्स वो इक्वल ही आएगा। तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है, क्या है पढ़ते हैं। फ्लक्स कमिंग आउट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब अगर हमारे पास एक कोई भी सरफेस है, कोई भी रैंडम सरफेस है, सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है, फर्क नहीं पड़ता, क्लोज्ड है, और एक डाइपोल रख दिया गया। डाइपोल मींस पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हिच आर केप्ट एट सम डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस पर जब पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखे जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना चार्ज बाहर, कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है वो निकालना है। अब फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो पाई कितना आ जाएगा हमारे पास, क्यू माइनस क्यू, 0। तो डाइपोल में से कितना चार्ज बाहर आता है, 0 चार्ज बाहर आता है। ओके, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो गॉस लॉ है वो हमेशा एप्लीकेबल होता है, बट हमेशा यूजफुल हो ये जरूरी नहीं है। और जो कंडीशन है गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए वो क्या है कि जो हमारा सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए हर पॉइंट पर, ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जो फेज होना चाहिए, हाँ जी, ये बात एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो फेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हमारा जो फेज होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। मतलब सपोज करो कि अगर मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, किसी इस पॉइंट पे अगर फ्लक्स एक बार 0 आया, ठीक है, तो वो 0 ही हो हर बार। ऐसे नहीं कि एक बार 0 का आ रहा है, एक बार 90 आ रहा है, तो फ्लक्स जो होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए। सॉरी, जो थीटा होना चाहिए, एंगल बिटवीन ई एंड एस, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू द चार्ज। यहाँ चार्ज है, चार्ज के ऊपर से गॉसियन सरफेस ऐसे पास नहीं करना चाहिए। गॉस लॉ यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हमारे पास देखो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड ए इज 5। ठीक है, क्यूब है हमारे पास एक, ठीक है, और इसकी साइड ए है और वहां से जो फ्लक्स निकल रहा है वो पाई है। अगर इसका साइज 2a कर दे, समझ रहे हो, साइड डबल कर दी, 2a कर दिया, साइज पाई कर दिया जी। ठीक है, चार्ज को हाफ कर दिया जाए,
ये बात तो मुझे पता है कि वो साइज के इंडिपेंडेंट है, वो शेप के इंडिपेंडेंट है, पर उसने कंडीशन दे दी चार्ज को भी हाफ कर दिया जाए, फिर फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? आपको पता है पाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, साइज जो भी था, ए था, 2a था, डजंट मैटर। अब नया फ्लक्स मान लो पाई डैश है, तो जो चार्ज है वो क्या हो गया है? हाफ हो गया। तो बस, तो ये क्या बन जाएगा? पाई डैश इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? पाई बाय 2। ठीक है, ये ऑप्शन पाई बाय 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, आई होप आप सबको ये पसंद आ रहा होगा, ये सब समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो, हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसके यहाँ पे सरफेस पे सपोज क्यू चार्ज पड़ा है, तो इसमें से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है ये निकालना है। अभी देखो, मैंने आपको कहा था कि जो सरफेस है वो 3D होना चाहिए। चलो ठीक है, हेमिस्फीयर एक 3D सरफेस है, पर सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, तो क्लोज नहीं है, ये तो ऊपर से ओपन है। तो पहले क्लोज करते हैं। कैसे? अगर मान लो मेरे पास ये एक हेमिस्फीयर है, यहाँ चार्ज क्यू पड़ा है, ठीक है, तो आप हेमिस्फीयर को कंसिडर कर सकते हो ना, एक स्फीयर का पार्ट, ऐसे स्फीयर कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो स्फीयर में अगर चार्ज क्यू रख दिया जाए तो कितना फ्लक्स बाहर आएगा? पाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कहता है, अब हेमिस्फीयर मतलब आधा, तो आधा फ्लक्स ऊपर वाले स्फीयर में से, आधा फ्लक्स नीचे वाले स्फीयर में से। तो सिंपल है, हेमिस्फीयर में से कितना आएगा? पाई एच इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। ऑप्शन बी। ठीक है, पहले हमने सरफेस को क्या किया? क्लोज किया। क्लोज सरफेस पे एप्लीकेबल है, ये क्लोज सरफेस नहीं था ना। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसको ध्यान से समझेंगे। ये वही स्क्वायर प्लेट वाला आ गया हमारा। ये स्क्वायर प्लेट क्या है? कंसीडर करो हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, जिसकी साइड ए है, ओके, और एक चार्ज है Q which is placed at a distance a by 2, जो a by 2 डिस्टेंस ऊपर पड़ा है हमारा चार्ज। ठीक है, तो इस चार्ज में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है इस प्लेट में से, ये हमें निकालना है। ठीक है, इस प्लेट में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है वो हमें निकालना है। अब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर ये देखे कि ये तो 2D सरफेस है, इसमें से फ्लक्स हम यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना है, हम इसे 3D में बनाएंगे। ठीक है, इट कैन बी कंसिडर्ड अ साइड ऑफ अ क्यूब। इसको कंसिडर किया जा सकता है, ये एक क्यूब की क्या है? साइड है। ठीक है, और ये a by 2 डिस्टेंस ऐसे पड़ा है ना ऊपर। अच्छा देखो, क्यूब की पूरी साइड a हो गई ना, क्योंकि अगर नीचे वाली प्लेट का साइज a है तो हर एक प्लेट का साइज a ही होगा, और ये बिल्कुल हाफ डिस्टेंस सेंटर पे पड़ा है। ठीक है, तो बस पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर आएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ? पाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बात ये है, उसने क्यूब में से थोड़ी पूछा है, उसने किस में से पूछा है? इस प्लेट में से पूछा है। इस प्लेट में से कितना फ्लक्स बाहर आएगा? अब देखो 6 फेसेस हैं, अगर 6 फेसेस में से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर फेज में से कितना बाहर आएगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना बात? हाँ जी, नेक्स्ट भी देखो बिल्कुल सेम है, ऊपर वाले जैसा ही है कि अगर मान लो हमारे पास चार्ज Q है, ठीक है, वो एक